हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन चार्ज की यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। कल अपन चार्ज के बारे में जान लिए थे कि चार्ज क्या होता है, सेम चार्ज के बीच में क्या रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनिट ऑफ चार्ज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब अपन शुरू करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। तो अपने पास एक होती है एमकेएस पद्धति। तो जो एमकेएस पद्धति जो आपकी होती है उसके अंदर जो आवेश का मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति के अंदर आपका जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है बेटा? एमकेएस पद्धति में जो आपका आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? एमकेएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। ठीक है बेटा। अगर अपन बात करेंगे सीजीएस पद्धति में, कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। अगर सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक की अगर अपन बात करेंगे तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सीजीएस पद्धति में जो आपका आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेट कूलाम। या इसे ही अपन एक और नाम देते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। और ये फ्रैंकलिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है ये। क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। तो एक अगर अपन बात करेंगे तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा? फ्रैंकलिन। तो एमकेएस पद्धति में जो आपका आवेश का मात्रक था वो क्या था? कूलाम। सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वो क्या है? स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको बोलते हैं स्टेट कूलाम या इसको बोलते हैं ESU। क्या बोलते हैं? ESU। अगर ये तो सबसे छोटा हो गया, ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो सबसे छोटा हो गया। अगर आवेश के सबसे बड़े मात्रक की बात करें, ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है, तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फेराडे। क्या होता है? फेराडे। फेराडे होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि एक फेराडे किसके इक्वल होता है तो एक फेराडे होता है 96,500 कूलाम। या आपसे पूछ ले कि एक स्टेट कूलाम किसके बराबर होता है तो 1 ESU इक्वल्स टू 3 × 3। यहाँ से एक फेराडे या अपन से पूछ ले 1 ESU इक्वल टू 3.36 × 10⁻⁻10 कूलाम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? फेराडे। और एक फेराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये हमारी बात हो गई सेकंड। ठीक है। अगर अपन बात करें कि आवेश आपकी कौन सी राशि है, अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो आवेश कौन सी राशि है? आवेश आपकी अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। इसका मतलब अगर आवेश को आपको जोड़ना है, किसी निकाय का कुल आवेश आपको बताना है
तो आपको बीजगणितीय योग करने की जरूरत पड़ेगी, सदिश योग करने की जरूरत नहीं है। तो एमकेएस पद्धति में आपका जो आवेश का मात्रक था वो क्या था? कूलाम। सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक था वो क्या था? स्टेट कूलाम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? या फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़े मात्रक क्या होता है? फेराडे। आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। अगर अपन बात करें विमा की तो हमें पता है I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन टी। 10th क्लास में पढ़ा है आपने। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास? I इंटू टी। I क्या है? धारा। किस में मापते हो? एम्पियर में। T क्या है? समय। किस में मापते हो? सेकंड में। ओके नोट ओके। इसका मतलब ये हमारे पास दोनों ही मूलभूत राशियां हैं, ठीक है। तो अपन इसकी अगर विमा लिखेंगे तो M0 L0 T1 A1, ये हमारी किसकी विमा आ गई? आवेश की विमा आ गई। तो ये हमने बात कर ली आवेश के पूरे चार्ज के बारे में। तो सबसे पहली बात, एमकेएस पद्धति में जो आपका आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है बेटा। सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है या फ्रैंकलिन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 1 ESU इक्वल टू 3.36 इंटू 10 की पावर माइनस 10। आवेश का सबसे जो बड़ा मात्रक है वो क्या होता है? फेराडे। और एक फेराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर। आवेश आपकी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, Q इक्वल्स टू आई टी। तो यहाँ से आपकी क्या आ गई? आवेश की विमा। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो फटाफट। तो ये हमारा एक और आवेश के बारे में जितनी भी बातें थी वो अपन ने यहाँ से और करी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? आवेशों के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे बेटा? आवेशों के गुणधर्म। तो अपन हेडिंग डाल लेंगे विद्युत आवेश के गुणधर्म। विद्युत आवेश के गुणधर्म, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के गुणधर्म। विद्युत आवेश के गुणधर्म। ध्यान से सुनेंगे बेटा विद्युत आवेश के गुणधर्म के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके अपन इसके गुणधर्म की व्याख्या करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एक करते हुए अपन इसके सारे गुणों को अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला जो आपका गुण है वो है विद्युत आवेशों की योज्यता। फर्स्ट जो आपका गुणधर्म है वो क्या है? विद्युत आवेशों की योज्यता। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई प्रॉब्लम यहाँ आता है? तो विद्युत आवेशों की योज्यता बहुत ही अपन केयरफुली अध्ययन करेंगे। इसके अंदर अपन क्या बोलते हैं कि किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं, एक सिस्टम है आपके पास, उसके अंदर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 आवेश उपस्थित है। कितने आवेश हैं आपके पास? Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q और 6। तो ये नियम क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार
किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान से सुनना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस निकाय का अगर अपन कुल आवेश लिखना चाहें तो Q टोटल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, Qn प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर इसमें टोटल n आवेश उपस्थित होते तो अपन कहाँ तक ले जाते, n तक। कोई प्रॉब्लम ही आता है तो ठीक है बेटा। तो ये इसका क्या हो गया, इसका स्टेटमेंट। इसलिए इसे योग का नियम भी कहते हैं। इसलिए इस नियम को कौन सा नियम भी कहते हैं, योग का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर अपन एग्जाम्पल इसकी बात करें तो जैसे आपके पास कोई भी आपको एक निकाय दे दिया और उस निकाय में आवेश दे दिया 1 कूलाम, -2 कूलाम, 3 कूलाम, -4 कूलाम और 5 कूलाम। अगर इसका आपको कुल आवेश बताना है तो कौन सा नियम लगाएंगे, विद्युत आवेशों की योज्यता वाला। तो अगर आपको कुल आवेश बताना है तो अपन क्या करेंगे, विद साइन रखना है बेटा। 1 कूलाम प्लस के अंदर -2, फिर आपका क्या आएगा +3, फिर आपका क्या आएगा -4 और फिर क्या आ जाएगा आपका 5। ओके बेटा। तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 में से 4 गए 5 और 5 में से 2 आपका, तो कुल आवेश कितना आ जाएगा 3 कूलाम। कोई प्रॉब्लम ही आता है तो ये इसलिए इसे योग का नियम भी कहते हैं। किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आ गया बेटा। यह आपको मैंने एक एग्जाम्पल से इसको समझा दिया है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर बना सकते हो। किसी भी निकाय का अगर आपको कुल आवेश बताना है तो उसमें जितने भी आवेश उपस्थित हैं उन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको, आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ेंगे अपन। तो ये आपका हो गया पहला नियम, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपने सभी आवेशों को जोड़ा, ठीक है, आपने सभी आवेशों को जोड़ा और जोड़ने के बाद अगर आपका टोटल आवेश ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब जो आपका निकाय है उसकी प्रकृति कैसी है, धनात्मक। ठीक है। अगर आपने सभी आवेशों को जोड़ा और वो लेस देन 0 आता है, इसका मतलब निकाय की जो प्रकृति पर कुल आवेश कितना है, ऋणात्मक। और अगर आपका कुल आवेश किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, तो आपका निकाय कैसा है बेटा, उदासीन। कैसा है, उदासीन। कोई प्रॉब्लम ही आता है तो आपका टोटल जो चार्ज है अगर वो आपका धनात्मक आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो निकाय कैसा होगा, धनात्मक प्रकृति का। अगर आपका टोटल चार्ज ऋणात्मक आता है
तो निकाय कैसा होगा, ऋणात्मक प्रकृति का। और अगर आपका टोटल चार्ज 0 के बराबर आता है तो आपका निकाय कैसा होगा, उदासीन प्रकृति का। कैसा होगा, उदासीन प्रकृति का। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? तो ये आपका एक पॉइंट खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, ये आपका पहला नियम, इसे अपन कौन सा नियम भी कहते हैं, योग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आवेश कितने भी हो सकते हैं, n आवेश आपके सिस्टम में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उन सभी को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो ये आपका एक पहला नियम खत्म हो जाता है। अगर अपन सेकंड नियम की बात करेंगे तो सेकंड है विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, विद्युत आवेश का संरक्षण। अब आपको भी पता है, या आपने जैसे आपने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा है, वैसे ही आपका क्या होता है, आवेश का संरक्षण। तो इस नियम के अनुसार, ध्यान से सुनना, इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एक बॉडी लेते हैं, ये बॉडी आपकी फर्स्ट और ये बॉडी आपकी सेकेंड। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब देखो पहले ध्यान से, इसके पास माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इसके पास भी माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस और प्लस। ठीक है, अब इस बॉडी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे दिया। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ठीक है, देने से पहले देखो, पहला केस जब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं किया, तब की बात करते हैं पहले एक बार। ठीक है, तो देखो इसके पास कुल आवेश कितना है, 0, और इसके पास भी कुल आवेश कितना है, 0। इसका मतलब पहले आपकी वो दोनों वस्तुएं क्या थी, उदासीन। और अगर दोनों वस्तुओं को कंबाइन रूप में आप देखोगे तो दोनों वस्तुओं के पास कुल आवेश कितना है, 0। ठीक है, अब देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। ठीक है, अब इसके पास कितना आवेश हो गया, -1 कूलाम। ठीक है, और इसके पास कितना हो गया, +1 कूलाम। हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान से देखो, अभी भी दोनों बॉडियों के पास कुल आवेश कितना है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है। इसका मतलब आवेश क्या रहा है, संरक्षित रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात जो एक वस्तु जितना आवेश त्यागती है, सेम टाइम दूसरी वस्तु उतना ही आवेश क्या कर लेगी, ग्रहण। और जैसे ही वो दो वस्तुएं एक दूसरे से लेन देन करेगी तो वो पूरा एक क्या बन जाएगा, निकाय। और उस निकाय का पहले भी कुल आवेश संरक्षित था और बाद में भी कुल आवेश क्या रहेगा, संरक्षित। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित। अर्थात एक वस्तु जितना आवेश त्यागती है, सेम टाइम दूसरी वस्तु उतना ही आवेश ग्रहण करती है। क्या करती है, ग्रहण करती है। तो ये हमारा दूसरा नियम था, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम। ओके बेटा।
अब अगर अपन बात करेंगे तीसरे नियम की, ठीक है, तो वो आपका है विद्युत आवेश की निश्चरता। यह आपका तीसरा रूल है, ध्यान से सुनना जरा। अपन अगर बात करेंगे द्रव्यमान की, ठीक है, तो हमको पता है m बराबर क्या होता है, m नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये हमें पता है, ठीक है। m नोट क्या है, विराम अवस्था में द्रव्यमान। ये कब है, विराम अवस्था में द्रव्यमान। और ये क्या है आपका, गतिशील अवस्था में द्रव्यमान। v क्या है, द्रव्यमान का वेग। और ये क्या है, प्रकाश का वेग, ठीक है। अब देखो, कोई वस्तु अगर गतिशील हो जाती है तो उसके द्रव्यमान में क्या आने लग जाता है, परिवर्तन आने लग जाता है। कैसे, अब ये ऊपर वाली तो वेलोसिटी है द्रव्यमान की, और नीचे वाली वेलोसिटी किसकी है, प्रकाश की। तो नीचे वाली वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ऊपर वाली तो लगभग आप कितने से, दैनिक जीवन में आप जो स्पीड देखते हो वो क्या देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की देख लो, 300 किलोमीटर प्रति घंटा की देख लो। तो ऊपर तो 300 का स्क्वायर और नीचे 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ऊपर तो क्या है 300 का स्क्वायर और नीचे क्या है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। तो ये लगभग किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर। तो दैनिक जीवन में जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो ये लगभग 0 के बराबर है। तो रूट के अंदर क्या बचा, 1। तो m किसके बराबर आ जाएगा आपका, m नोट के बराबर। तो दैनिक जीवन में आप जो वस्तुएं देखते हो जिनका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए उनके द्रव्यमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। पर अगर कोई वस्तु लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील है तो उसका द्रव्यमान क्या होने लग जाता है, बदलने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, बदलने लग जाता है। अब जैसे मान लो अगर कोई वस्तु है जिसका वेग है 3 × 10⁷, ठीक है, तो ऊपर वाला तो क्या बन गया 3 × 10⁷ 2 बार, और नीचे क्या आएगा 3 × 10⁸ और 3 × 10⁸, ठीक है। तो अब इसको आप लगभग 0 नहीं मान सकते। अगर अपन इसको 0 नहीं मान सकते तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ये वैल्यू किस में से माइनस होगी, 1 में से। तो नीचे वाली संख्या 1 से क्या हो गई, कम हो गई। और अगर 1 से कम का किसी के अंदर भाग दोगे तो वो पूरा मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब कोई वस्तु लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील होने लग जाती है, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान में क्या होनी शुरू हो जाती है, बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं विद्युत आवेश की निश्चरता। तो इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का आवेश विराम अवस्था में और गतिशील अवस्था में दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का आवेश, चाहे आपकी वस्तु किस में हो, गतिशील अवस्था में हो, ठीक है, और आपकी वस्तु चाहे किस में हो, विराम अवस्था में, किस में हो, विराम अवस्था में, तो जो दोनों आपके आवेश हैं वो क्या आएंगे, बराबर, ठीक है बेटा। तो विद्युत आवेश की निश्चरता का जो नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। चाहे वस्तु विराम अवस्था में है चाहे वस्तु गतिशील है, दोनों ही केस के अंदर उसका जो आवेश होगा वो समान होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर
नहीं करता। अर्थात गतिशील वस्तु का जो आवेश होगा और जो विराम अवस्था में जो वस्तु है उसका जो अगर कोई वस्तु मान लो विराम अवस्था में है, फॉर एग्जाम्पल रेस्ट में है, और इस पे जो आवेश है ये आपका है 2 कूलाम। अब यही वस्तु क्या करने लग गई, गति करने लग गई, और अगर यही वस्तु आपकी गति करने लग जाएगी तो भी उसका आवेश कितना रहेगा बेटा, 2 कूलाम। आवेश में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, किससे, वेग से, ठीक है। इस लेकिन लंबाई, टाइम और जो मास है वो बदल जाता है, लेकिन आवेश कभी नहीं बदलता, ठीक है। आइंस्टाइन की जो फिजिक्स है उसके अंदर अपन m = m0/1 - v²/c², एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, एक टाइम डायलेशन पढ़ते हैं। तो लेंथ, टाइम, द्रव्यमान ये सब बदलने लग जाते हैं वेग की वजह से, लेकिन आवेश के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के आवेश पर उसके वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है और वही वस्तु अगर गतिशील हो जाती है तो दोनों ही स्थिति में उसका जो आवेश होगा वो क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो ये इसका कौन सा नियम है, तीसरा नियम है विद्युत आवेश की निश्चरता, ठीक है। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। अर्थात विराम अवस्था में जो उस वस्तु का आवेश है वही किस में रहेगा, गतिशील अवस्था में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, द्रव्यमान होता है वो वेग पर निर्भर करता है। अगर जैसे जैसे वेग बढ़ेगा द्रव्यमान का मान भी बढ़ जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ से मैंने आपको समझा दिया है। ओके बेटा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा नियम हो गया, तीसरा नियम, ठीक है बेटा। तो ये आपका कौन सा नियम की अध्ययन कर लिया अपन ने, तीसरे नियम का। अगर अपन चौथे नियम की बात करें तो चौथा नियम जो होता है आपका वो होता है आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। अब ये नियम आपको क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे कि ये नियम हमें क्या बोलता है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वांटम की। किसकी बात करते हैं, क्वांटा या क्वांटम। इसको अपन 2 नाम देते हैं, क्या क्या, क्वांटा या क्वांटम। तो जब अपन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का वह न्यूनतम संभव मान जो हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या कहलाता है, क्वांटा। और आवेश का जो न्यूनतम संभव जो मान होता है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश के क्वांटीकरण को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वांटम या क्वांटा। तो क्वांटम या क्वांटा क्या होता है, आवेश का वह न्यूनतम संभव मान जो हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। आवेश का वह न्यूनतम मान
जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और जब भी अपन ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आवेश का जो न्यूनतम संभव जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और उसको क्या बोलते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक क्वांटा किस, आपसे पूछ लिया जाए कि एक क्वांटा किसके बराबर होता है, तो आप कह सकते हो कि एक क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और क्वांटा होता क्या है, आवेश का वह न्यूनतम संभव मान जो एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ध्यान से देखेंगे। अब अपन बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण की। किसकी बात करते हैं, आवेश के क्वांटीकरण की। तो अपन ने बात की क्वांटा या क्वांटम की। तो क्वांटा क्या होता है, आवेश का वह न्यूनतम मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है, क्वांटम या क्वांटा कहलाता है। और वह न्यूनतम संभव मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब देखो वही बात, ये बॉडी फर्स्ट और ये बॉडी आपकी सेकेंड। इसके अंदर आपका धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज उपस्थित होंगे। ओके बेटा, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य आवेशों का आदान प्रदान, ध्यान से सुनना, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य आवेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य आवेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को। किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य आवेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, इसका मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य आवेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में, मतलब इंटीजर, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य आवेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश के इस गुणधर्म को, आवेश के इस गुणधर्म को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य आवेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ से जब कोई आवेश इस बॉडी में आएगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 4, 5 इस टाइप से जाएंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। ठीक है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। आवेश के इस गुणधर्म को, आवेश के
इस गुणधर्म को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। एक बार और सुनो ध्यान से, किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य आवेश का आदान प्रदान हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश के इस गुणधर्म को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, या तो देखो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता बेटा कि या तो 1.5 इलेक्ट्रॉन चल जाएं या 2.5 इलेक्ट्रॉन चल जाएं। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, आपके घर में आप 4 मेंबर हो। ठीक है, अब आपके मामा का लड़का जो 10 साल का है वो आपके घर आया। ठीक है, और आपसे पूछे कि अब आपके घर में कितने मेंबर है, तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि मेरे मामा का लड़का तो 10 साल का है तो लगभग 4.5 मेंबर है। ऐसा तो नहीं कहोगे। आप क्या कहोगे कि हम 5 मेंबर हो गए। ठीक है, अब एक और मामा की गुड़िया आई जो 3 साल की है, अब आप क्या कहोगे 6 मेंबर हो गए। ऐसा थोड़ी कहोगे कि पहले 4.5 मेंबर थे, अब मामा की गुड़िया लगभग 3 साल की है तो वो आधी से भी आधी है तो लगभग 4.75 मेंबर हो गए। ऐसा नहीं कहोगे। तो बिल्कुल वैसे ही ये है कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होता है, या एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से आवेश का आदान प्रदान करती है, तो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में जाते हैं। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। आवेश के इस गुणधर्म को ही क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। इसके अंदर अपन ने 2 बातें पढ़ी। क्वांटा, आवेश का वह न्यूनतम संभव मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है, क्या कहलाता है, क्वांटा। कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 माइनस लगाते हैं आगे। ठीक है, सेकंड बात, आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 वस्तुओं के मध्य आवेश का आदान प्रदान हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसका मतलब आवेश हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन के रूप में ट्रांसफर होगा, न कि 1.5, 0.5, 2.5 इस तरीके से ट्रांसफर होगा। इसको अगर अपन फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना चाहें, इसको अगर अपन फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना चाहें, इसको अगर अपन फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे कि Q = N × E। ठीक है, Q = N × E। अब N हमेशा यहाँ पे आपका क्या होगा, पूर्णांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप लिखते जाओ यहाँ पे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। E किसका आवेश है, E किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और Q क्या है आपका, स्थानांतरित आवेश। क्या है, स्थानांतरित आवेश। तो अपन बोल सकते हैं कि Q यहाँ पे आपका क्या है, स्थानांतरित आवेश है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपका कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, n क्या है, पूर्णांक। तो जब भी अब n, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में लूंगा मैं इसको, ध्यान रखना इसका। ठीक है,
Q क्या है आपका स्थानांतरित कुल आवेश, ठीक है। n क्या है पूर्णांक इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये पूर्णांक है क्या, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, इंटीजर। और वो किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का। और ये आपका क्यू क्या है, स्थानांतरित आवेश है। क्या है, स्थानांतरित आवेश है। लेकिन एक आपको चीज ध्यान रखनी है कि कुछ आपके क्वार्क्स के पार्टिकल होते हैं। किसके पार्टिकल होते हैं, क्वार्क्स के पार्टिकल। कुछ आपके पास क्वार्क्स के पार्टिकल होते हैं जिनका जो आवेश होता है, ठीक है, क्वार्क्स के जो पार्टिकल होते हैं जिनका जो आवेश होता है वो +2e/3 और -e/3 के रूप में एग्जिस्ट करता है। किसके रूप में एग्जिस्ट करता है, +2e/3 और -e/3। लेकिन ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। अगर कहीं 2e/3 प्रेजेंट है तो उसका कौन सा रूप, -e/3 भी कहीं न कहीं उपस्थित होगा। तो ये वापस से जुड़ के एक दूसरे साथ जुड़ के क्या बना देंगे, ई। तो हमारे पास क्वार्क्स के जो पार्टिकल होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, ठीक है। तो इनका जो आवेश होता है वो +2e/3 और -2e/3 होता है। लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। अगर 2e/3 है तो कहीं न कहीं e/3 भी प्रेजेंट होगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बना देंगे फिर से, ई, ठीक है। तो आवेश हमेशा किसके रूप में प्रेजेंट होता है या किसके रूप में स्थानांतरित होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है। अब इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज कैसे की गई, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो खोज थी वो मिलिकन तेल बूंद एक्सपेरिमेंट के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, ये भी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा की गई, तो मिलिकन तेल बूंद एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसकी खोज की गई, इलेक्ट्रॉन के आवेश की। अब अपने को मिलिकन तेल बूंद एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई रिसर्च नहीं करनी कि वो क्या था, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हमारे लिए इतनी सी इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी कोई आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 5/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो Q = N आपको ध्यान रखना है। Q इसमें क्या है, कुल स्थानांतरित आवेश है। N हमेशा क्या होते हैं, पूर्णांक। और ये पूर्णांक होते क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलना है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात अपन कर रहे हैं। और उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब अपने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो ये आपकी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो खत्म हो गई हैं। 4 प्रॉपर्टीज अपन ने 4 अध्ययन करी है और वो चारों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक छोटी सी एक न्यूमेरिकल अपन इसके ऊपर लेते हैं पहले, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना। किसी धातु के गोले को 1 कूलाम, आप सुन लीजिए, क्वेश्चन आपको अपनी बोर्ड की बुक में मिल जाएगा, आप देखना आज। किसी धातु के गोले को 1 कूलाम चार्ज से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से ये कोई धातु का गोला है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित है। तो पहले ये क्या है, उदासीन है। अगर इसको आपको धनात्मक आवेशित करना है तो इसमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऋणात्मक आवेश। तो इसने इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है
क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करना पड़ेगा। ये आपकी बुक में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा बेटा, आप उसमें देख लेना। तो हम देखेंगे Q इक्वल्स टू NE, हमें पता है। अब Q का मान कितना देर का आपको 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश ही तो लाना है उसके ऊपर, तो ये आपका 1 कूलाम। N आपको निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन की आवेश आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 1/1.6 इंटू 10 की घात -19। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके लगभग 6.25 इंटू 10 की घात 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे घर पे करोगे तो ये आपका हो जाएगा। तो इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल आपको आएंगे। आज आप अपनी बुक में इसको पूरा करना, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एक और बात, अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि हमें समझ आया या नहीं आया। ठीक है, राय आप अपनी दिया करो, मैंने आपको कल ही बताया था। ठीक है, राय देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कुछ भी बताते ही नहीं हो। अगर आपको समझ आता है तो आप बताइए कि हाँ सर पूरा समझ आ रहा है, और अगर नहीं आता तो भी आपको बताना चाहिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सके बेटा। ठीक है, अगर अपन एक और हेडिंग की बात करते हैं, विशिष्ट आवेश, किसकी बात करते हैं, तो कल आपके लिए यही होमवर्क है। आवेश के ऊपर आप पूरे न्यूमेरिकल लगाओगे अपनी बुक में से। ठीक है, Q इक्वल टू NE पे आपके लगभग न्यूमेरिकल होंगे उसके अंदर, तो आप लगाना उनको। अगर अपन बात करें विशिष्ट आवेश की, किसकी बात करेंगे, विशिष्ट आवेश की। तो अब इसका अपन पहले इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, किसी वस्तु के आवेश, किसी कण के आवेश, किसी वस्तु के आवेश, किसी बॉडी के आवेश, किसी कण के आवेश व उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। किसी स्पेसिफिक चार्ज, किसी कण के आवेश व उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। किसी कण के आवेश व उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। ठीक है ना, किसी कण के आवेश व द्रव्यमान के अनुपात को अपन क्या कहेंगे बेटा, विशिष्ट आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, विशिष्ट आवेश कहेंगे। ठीक है, अब अपन ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी कण के आवेश व उसके द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहेंगे अपन, विशिष्ट आवेश कहेंगे। एक बात आप ध्यान से सुनना नोट डाल के। ठीक है, अपन ने क्या कहा था कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। सही बात है ये, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है, लेकिन विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा। तो सबसे पहले अपन विशिष्ट आवेश में क्या बोलेंगे, किसी कण के आवेश व उसके द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है, लेकिन आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, लेकिन विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है। कैसे सर, मैंने आपको बताया था बेटा, ये तो निर्भर नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान निर्भर करता है वेग पे, और अगर द्रव्यमान वेग पे निर्भर करता है तो आपका विशिष्ट आवेश भी वेग पे निर्भर करेगा।
ओके बेटा, तो आज आपको यही करना है। जैसे ही आप वीडियो देखो, आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो बेटा, ताकि हमें पता चलता रहे कि बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, उसके देख के छोड़ा मत करो। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार मैं कहता रहता हूँ, ताकि हमें पता चलता रहे। ठीक है ना, हल्के में मत लीजिए इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, अपन बहुत अच्छे लेवल से लेके चल रहे हैं इस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आप देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात मानोगे। ओके बेटा, थैंक यू।